हमें एनपीएस के बारे में जानकारी देने के लिए और उसकी बारीकियों को बताने के लिए दिल्ली मुख्यालय से हमारे साथ सोनिया जी जुड़ी हुई हैं, जो आप सभी लोगों को एनपीएस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। सोनिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और वीएलई भाइयों को एनपीएस के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हैं। सोनिया मैम। नमस्कार सभी को। मैं सोनिया सीएससी के मुख्यालय में कार्यरत हूँ और आज की मुलाकात के द्वारा मैं आपको एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में जानकारी दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, हम रिटायरमेंट के लिए प्लान क्यों करें। ठीक है, तो आज की डेट में जैसे कि आप सबको ही पता है कि हेल्थ केयर का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। ठीक है, जो भी हमारे खर्चे हैं हमारी हेल्थ पे, तरह तरह की बीमारियां हो गई, इसका कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब रहने का तरीका, ठीक है, इसमें भी इसका भी जो कॉस्ट है, ठीक है, ये भी बहुत बढ़ गया है। इन्फ्लेशन आप लगाओगे महंगाई को लेकर आप, और सपोर्ट योर फैमिली एंड डिपेंडेंट्स। हो सकता है कि जब आप 60 साल के हो जाओ, 65 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, उसके बाद भी आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो उसके बाद भी आप पर डिपेंडेंट हो और आपका जो पोस्ट है आप उसको प्रोटेक्ट कर सको। तो रिटायरमेंट हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनपीएस जो इंडिया यानी इंडिया के सिटीजन है, रेजिडेंट है या एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, और एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आप जब ज्वाइन करते हैं आपका जो एज है वो 18 से 70 के बीच में होना चाहिए। वेदर आप सैलरी एम्प्लॉयड है और सैलरीड है और सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, बेसिक केवाईसी कुछ नॉर्म्स हैं, लाइक आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके पास एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, वैलिड बैंक डिटेल्स, इसके साथ आपका एनपीएस का अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, अब एनपीएस में इन्वेस्ट कैसे करें। तो आपका जब आप अकाउंट ओपन करते हो, मिनिमम आप 500 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करोगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपको 500 रुपये से 500 रुपये के कॉन्ट्रीब्यूशन से अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, और इसके बाद आपने एक बार अकाउंट तो खोल दिया है, अब आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी करोगे, चाहे आप मंथली करो या साल में करो। ठीक है, तो मिनिमम आप 500 कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन जो आपका ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 1000 रुपीज होना चाहिए। अगर आप साल में 1000 रुपीज नहीं डालते हो, 1000 रुपये नहीं डालते हो, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसलिए आपका जो मिनिमम सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 500 रुपये रहेगा, लेकिन ईयरली अगर हम देखें तो 1000 रुपये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अकाउंट आपका एक्टिव रखने के लिए। एनपीएस के बेनिफिट जान लेते हैं। इट इज रेगुलेटेड। तो पहला इसका बेनिफिट है ये है कि ये रेगुलेटेड है, पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए एक संस्था है जो इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, अब रेगुलेटेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप पैसा डालते हैं, ठीक है, आपने अकाउंट तो खोल दिया, आपने उसमें पैसा भी डलवा दिया, कल को आपको सेटलमेंट करना है, कुछ भी हो सकता है, आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं अमाउंट, या डेथ के बाद सेटलमेंट है, कुछ भी सेटलमेंट है, अब आप इसकी सुनवाई कहाँ हो इसकी, तो इसकी सुनवाई के लिए पीएफआरडीए है जो इसको रेगुलेट करता है। सिंपल है, सिंपल एज इन कि बहुत ही बेसिक केवाईसी नॉर्म्स के लिए आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते। आप अपना आईडी प्रूफ दोगे, एड्रेस प्रूफ दोगे और बैंक डिटेल्स दोगे, इन 3 चीजों से आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल एज इन कि आप अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पेंशन फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो खुद से। पोर्टेबल है, पोर्टेबल एज इन कि आज आप किसी लोकेशन पे हैं, आज आप यूपी में, कल आप बिहार में, ठीक है, हो सकता है, या आज आपका जॉब लोकेशन कुछ और है, कल आप कहीं और स्विच कर गए, तो आपका जो कॉर्पस है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, आप उसको कहीं से भी अपना अकाउंट जो है चला सकते हो। टैक्स सेविंग, तो इसमें आपको टैक्स सेविंग मिलता है अंडर 80 सीसी डी के अंदर आपको जो 1.5 लाख के ऊपर 50,000 का एनपीएस में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ट्रांसपेरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो इसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, जो आपके चार्जेस होंगे वो वेल डिफाइन होंगे, आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं है जो आपने एक बार अकाउंट खुलवा लिया और उसके बाद आपको बताया जाए कि नहीं ये चार्जेस भी कटने, ये भी कटने। तो चार्जेस जितने भी है वो वेल डिफाइंड होते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। सिलेक्शन ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अब आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं लाइक पेंशन फंड्स एंड पेंशन स्कीम्स, ठीक है, आज की डेट में हमारे पास 10 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। आदित्य बिरला हो गया, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई, एक्सिस भी है और आई गेस मैक्स भी है।
ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ये आपके फंड मैनेजर्स हैं। अब जो पेंशन फंड स्कीम डिटेल्स है, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो होते हैं हमारे पास दो तरह के रहेंगे। एक तो हमारे पास रहेगा एक्टिव चॉइस और एक रहता है ऑटो चॉइस। तो ऑटो चॉइस में, एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि आपका जो है आप खुद से चूज करोगे, ठीक है, आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना करना है, एआईएफ में कितना करना है, ये आप चूज करते हो। लेकिन ऑटो चॉइस में क्या होता है, आपका जो आपकी एज होती है, आपकी एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और आपका इक्विटी में ऑटो इन्वेस्ट होता है वो, ठीक है, वो खुद से ही इन्वेस्ट हो जाता है। आप ऑटो पे क्लिक करोगे, आपकी एज के हिसाब से खुद से इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, एग्रेसिव लाइफ साइकिल, मॉडरेट लाइफ साइकिल, कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल। तो कंजर्वेटिव से जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्वेटिव में क्या होता है, आपका जो मेनली फोकस होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है। इसमें क्या होता है, ये आप अगर 40 की एज है, 40-45 की एज के हैं, तो आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके रिस्क कम होते हैं। अगर लेकिन रिस्क कम होते हैं तो इसमें रिटर्न्स भी थोड़े कम होते हैं, ठीक है। देन आपका दूसरा आता है मॉडरेट लाइफ साइकिल। मॉडरेट लाइफ साइकिल में आपके रिस्क जो होते हैं वो मॉडरेट रहते हैं और रिटर्न्स भी आपके मॉडरेट रहेंगे। एग्रेसिव लाइफ साइकिल हमारा थर्ड ऑप्शन होता है। ये होते हैं जैसे जिसकी एज 25 साल की है, तो वो इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो अगर वो रिस्क ले रहे हैं, यानी कि एग्रेसिव लाइफ साइकिल में चूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनके रिटर्न्स भी उतने ही हायर होंगे। एसेट क्लास हमारे पास तीन है, जैसे मैंने बताया, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब इनके ऊपर कैपिंग है। आप अगर सोचो कि मैं सारा ही इक्विटी में 100% कर देता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। 75% से ऊपर आप इसमें कैपिंग है। 75% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, कॉर्पोरेट में आपका 100 कर सकते हो पूरा, गवर्नमेंट में भी आप 100 कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट आपका अंडर 80 CCD IB के अंतर्गत आपका जो 1.5 लाख का जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसके ऊपर 50,000, अगर आपने एनपीएस लिया हुआ है, एनपीएस में हो आप जुड़े हुए, तो उसके ऊपर 50,000 का क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं पार्शियल विड्रॉल पे। आप पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, आपने एनपीएस अकाउंट तो खुलवा लिया, हो सकता है आपको कुछ विड्रॉल की जरूरत पड़ जाए। आज मैंने अपना एनपीएस खाता खुलवा लिया, लेकिन मुझे कुछ टाइम बाद किसी भी रीजन से मुझे जरूरत है कुछ पैसों की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एनपीएस अकाउंट से निकलवा लूँ। तो वो कैसे हो सकता है, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, हमारी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। ये रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, एक तो सब्सक्राइबर को 3 साल हो जाने चाहिए। मतलब कि आपने अपना अकाउंट खुलवाया एनपीएस का, आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने 2 साल तक इन्वेस्ट किया, फिर आप सोचते हो कि थोड़ा सा अमाउंट निकलवा दूं, तो ऐसे नहीं हो सकता। जब तक आपको 3 साल नहीं हो जाते, पार्शियल विड्रॉल नहीं हो सकता। पार्शियल विड्रॉल की कंडीशन है कि आपको 3 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए। आपका जो अमाउंट है जो आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 25%। यानी कि अगर आपके एनपीएस अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो आप वो पूरे नहीं निकाल सकते आफ्टर 3 ईयर्स, आप 25% ही, यानी 25,000 ही निकाल पाओगे। और ये आप कितनी बार कर सकते हो, पूरे टेन्योर में। पूरा टेन्योर एज इन कि आपने जब से अकाउंट खुलवाया है और जब तक आपका 60, 65 या 70 साल, जब भी आपको क्लोज करना है, उस पूरे ईयर में, पूरे टेन्योर में, सॉरी, पूरे टेन्योर में आप 3 बार ही निकाल सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने आज निकलवा लिया, आप कभी भी निकलवा लो, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो यही है कि आपको 3 बार निकाल सकते हो और 25% एक बार में निकाल सकते हो। अब आपका कुछ पर्पस होना चाहिए, मतलब अगर आप ये दिखा सकते हो कि आपका मतलब हायर एजुकेशन है, चिल्ड्रन को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, उनकी शादी होने वाली है, या आपका जो हाउस है वो रिन्यू हो रहा है और फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, या कोई भी आपकी इलनेस है, तो उस पर्पस को दिखा के आप विड्रॉल करवा सकते हो अपना अमाउंट 25%, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जिट और विड्रॉल्स में। अब बहुत से लोगों का इशू होता है कि एग्जिट कैसे करें, विड्रॉल कैसे करें। तो एग्जिट 2 तरह से होते हैं, या तो आप 60 साल से पहले कर लें या 60 पे करते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप 60 पे या 60 के बाद करते हैं, तो आप एग्जिट कैसे कर सकते हैं। आपका क्या होगा, अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए, जब तक आप 60 साल के हो जाते हो, आपके एनपीएस अकाउंट में 5 लाख का कॉर्पस है, तो कॉर्पस आपको कैसे मिलेगा, वो आपको लमसम मिलेगा। जैसे कि 60% आप लमसम निकाल सकते हो, और रिमेनिंग जो आपका 40% होगा वो पेंशन के तौर पे बन जाएगा और आपको मंथली पेंशन के तौर पे मिलेगा।
अब वो पूरा 5 लाख नहीं, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो ठीक है, लेस देन 5 लाख, ठीक है। अगर आपका 5 लाख है तो आपको 60% जो होगा लमसम मिलेगा और जो रिमेनिंग 40% होगा वो आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा बिफोर 60 ईयर्स। अब कुछ लोगों का कंसर्न ये भी हो सकता है कि 60 से पहले ही उनको अमाउंट निकालना है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब इसकी कंडीशन ये होती है कि आपको मिनिमम 5 ईयर्स, इसको कहते हैं प्रीमेच्योर एग्जिट, ठीक है। आपको मिनिमम 5 ईयर्स हो जाने चाहिए एनपीएस में। अगर आपको 5 साल हो गए हैं, 60 से पहले आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके अकाउंट में लेस देन 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से नीचे है तो आप पूरा अमाउंट आपका निकल जाएगा 100%, 2.5 लाख आप निकाल लोगे। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप लमसम जो आपका 20% ही निकलेगा, सिर्फ 20% आप निकाल सकते हो, ठीक है। और रिमेनिंग जो 80% है वो आपके पेंशन के तौर पे बन जाएगा ऑन डेथ। डेथ का मतलब अगर जब भी जिस भी सब्सक्राइबर ने लिया हुआ है एनपीएस आपका, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो जो भी उन्होंने नॉमिनी बनाया है, वो चाहे उनकी बेटी हो या स्पाउस हो, कुछ भी, उनको 100% मिल जाता है अमाउंट एक ही बार में। अब एनुइटी क्या है? एनुइटी होती है पेंशन, पेंशन को ही एनुइटी बोलते हैं, ठीक है। पेंशन होता है एक फिक्स सम ऑफ मनी होता है जो आपको एक पीरियड में मिलता रहता है, जैसे कि हर मंथली बेसिस पे मिल गया, जो भी आपने चूज किया मंथली बेसिस पे आपको पेंशन मिलता है। टाइप्स ऑफ एनुइटी प्लान्स। अब एनुइटी आपके जो पेंशन यानी पेंशन जो प्लान्स होते हैं उसके भी 4 टाइप है। एक तो होता है एनुइटी पेबल फॉर लाइफ, यानी कि जब तक आप हैं, ठीक है, आपको पेंशन मिल गया, वंस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, ठीक है, सब्सक्राइबर इज नो मोर, तो उनका क्या होता है कि उनके स्पाउस को या नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। वो उनका अमाउंट ऐसे ही रह जाएगा, जब तक वो है तब तक उनको पेंशन मिल रहा है, उसके बाद पेंशन भी बंद हो जाती है, ना उनके नॉमिनी को पास ऑन होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एनुइटी पेबल फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ कैपिटल। इसमें होता है कि अगर जब तक आपका सब्सक्राइबर है तब तक तो उनको पेंशन मिल रहा है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, जो भी उनका नॉमिनी है उनको रिमेनिंग उनका जो अमाउंट है वो पूरा ही एक बार में मिल जाएगा, पेंशन के तौर पे नहीं मिलेगा, उनका जो नॉमिनी है डेथ के बाद उसको पूरा एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास ऑप्शन है एनुइटी पेबल फॉर लाइफ विद एनुइटी पेबल टू स्पाउस। दैट मीन्स सब्सक्राइबर को तो मिल ही रहा है पेंशन, उसके बाद उसकी डेथ के बाद कोई भी मिस हैपनिंग के बाद उनका जो स्पाउस है, ठीक है, उसको भी पेंशन के तौर पे ही मिलेगा, एक बार में अमाउंट नहीं मिलेगा, पेंशन के तौर पे ही मिलेगा उसको भी, ठीक है। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन आता है एनुइटी पेबल फॉर लाइफ विद एनुइटी पेबल टू स्पाउस विद रिटर्न ऑफ कैपिटल। मतलब सब्सक्राइबर को अमाउंट पेंशन मिल रहा है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके स्पाउस को पेंशन मिल रहा है, अगर इन केस स्पाउस की भी डेथ हो गई, कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग, तो जो भी उनके नॉमिनी होंगे, नॉमिनी को रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो एक बार में पूरा मिल जाएगा। एनपीएस रिटर्न सिंस इंसेप्शन। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो भी हमारे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो कितना कितना आपको रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। तो एचडीएफसी पेंशन है जो टॉप पर है, वो इक्विटी में 13.33, ठीक है, 13.33% का रिटर्न दे रहे हैं आपको, जो भी आपका अमाउंट है उस पर 13.33% का रिटर्न आपको मिल रहा है इक्विटी में। कॉर्पोरेट में वो 9.48, ठीक है, इतने का रिटर्न दे रहे हैं। गवर्नमेंट में 8.92 और ऑल्टरनेट में 8.73। तो करंटली जो एचडीएफसी है एज ऑन 2022 वो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न दे रहे हैं। आईसीआईसी है उसके बाद जो आपको 11.17 यानी 11.17 का इक्विटी में दे रहे हैं, 9 और 8 आपको कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिल रहा है। आदित्य बिरला आपको 10% का दे रहा है इक्विटी में एंड 7% का आपको मिलता है कॉर्पोरेट में। और ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। अगर आपने ऑटो किया, सॉरी, ये किया हुआ है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको एचडीएफसी जिसके साथ भी आपको रिलायबल लगता है उनके साथ आप जा सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें क्या है कि अमाउंट इन एनपीएस ऑन एग्जिट। अब बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं वो हमसे बोलते हैं कि मैडम हम आज ही इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो इसमें है एनपीएस का मतलब है आप जितनी अर्ली एज में करोगे आपको उतने उसके बेनिफिट्स रहेंगे। देखिए अगर आप 25 की एज में 25 साल की उम्र में आप करते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आपके पास 60 साल तक 35 साल रहते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको 35 साल तक इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट में हमने ये बोला है कि मिनिमम आपको 1000 का पर ईयर 1000 का आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है कि अगर आप पर मंथ 1000 रुपीज करते हैं
पर मंथ के हिसाब से आपने 35 साल में पर मंथ 1000 के हिसाब से 35 साल में आपने इन्वेस्ट किया 4,20,000 रुपए, ठीक है। अब हमने माना है इसमें कि रिटर्न जो आपको आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रहे हैं वो हर साल 10% आ रहा है। तो इसके हिसाब से जो आपका कॉर्पस आपका टोटल अमाउंट होता है जो रिटर्न्स वगैरह मिला के आपका होता है, ठीक है। तो कॉर्पस आपका बन गया लगभग 38 लाख, ठीक है, 38,000 आपका कॉर्पस बन गया। तो आपने जमा कितना किया? आपने किया 4,20,000 जो मंथली 1000 रुपीज के हिसाब से 35 साल तक जमा किया, और आपका अमाउंट कॉर्पस कितना हो जाता है? आपका 38 लाख कॉर्पस हो जाता है, ठीक है। अब जब भी आप इसको मतलब विड्रॉ करते हैं, जब आप 60 साल के हो जाते हैं, ठीक है, तो आप 60% आप विड्रॉ करेंगे, पूरा अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। फिर आप 22 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं। रिमेनिंग जो आपका अमाउंट होगा यानी 15 लाख, ठीक है, ये आपको पेंशन के तौर पे मंथली मिलेगा, जिसका पेंशन आपका कुछ 7,500 रुपए बनता है। ये आपका 25 साल का सिनेरियो है। अब हो सकता है कोई सब्सक्राइबर 35 साल का हो, तो अगर कोई सब्सक्राइबर 35 साल में इन्वेस्ट करता है तो उसके जो इन्वेस्टमेंट ईयर्स कितने बचते हैं? 25 साल बचते हैं 60 साल तक। तो 1,000 रुपए के हिसाब से पर मंथ वो 3 लाख रुपए जमा कर लेता है अपने, मतलब 3 लाख इन्वेस्ट कर लेता है अपने एनपीएस अकाउंट में। अब उसका जो टोटल कॉर्पस है, मतलब जो 25 साल में उसका आया है रिटर्न वगैरह लगा के 10% लगा के, टोटल उसका हो गया 13 लाख रुपए, ठीक है। 13 लाख रुपए जब वो निकालेगा तो 8 लाख रुपए निकालेगा 60%, ठीक। और जो उसका पेंशन के तौर पे बनेगा वो 5-5.5 लाख रुपए बनेगा, जो उसको 2,500 रुपए हर मंथ आएगा पेंशन के हिसाब से। 45 की उम्र में कोई इन्वेस्ट करता है तो क्योंकि उसके पास 15 ही साल है, ठीक है, 15 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, 1,80,000 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए। अब उस पे जो रिटर्न आया 10% का, कॉर्पस उसका 4 लाख का हो गया, ठीक है। 2.5 लाख रुपए उसने निकाले हैं, 1.5 लाख उसके पास बच जाते हैं, यानी 40% उसके पास बच रहे हैं। अब उसका 800 यानी 836 रुपए कुछ 800 रुपए का इनका बनता है मंथली पेंशन। 55 की उम्र में कोई इन्वेस्ट करता है तो 55 की उम्र में उसके पास 5 साल ही बचे, 1000 रुपीज के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे मंथली, तो 60,000 उनका अमाउंट हो जाता है टोटल, ठीक। अब वो कॉर्पस तो उनका कितना हुआ? 78,000, ठीक है, 78,000 ही उनका कॉर्पस हुआ। तो उसमें से उन्होंने 46,000 निकाल लिया। अब रिमेनिंग जो 31,000 है, ये उनका अगर पेंशन बनता है तो 156 रुपए ही बनता है। इसलिए जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करवा सको, सब्सक्राइबर हैं वो अपने बच्चों का भी एनपीएस करवा सकते हैं। तो एनपीएस में खासियत ये है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे कॉर्पस आपका उतना ही अच्छा रहेगा, और दूसरा आप उसमें रिस्क भी ले सकते हैं, तो आप इक्विटी वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और इसलिए एनपीएस आप जितनी जल्दी ले लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कॉर्पस आपका ज्यादा रहता है इसमें, और पेंशन भी आपको जब भी पेंशन मिलता है तो अच्छा पेंशन मिलता है। आप देखोगे जब आप 45-55 पे एनपीएस लेते हो तो आपका पेंशन 800 रुपए यानी और 150 रुपए कुछ बनता है। नेक्स्ट हमारे हैं चार्जेस। अब ये चार्जेस हैं जो वीएलई को मिलते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चार्जेस वीएलई को कितने मिलते हैं? अगर हमारा वीएलई एक सब्सक्राइबर का रजिस्ट्रेशन करता है तो उनको कुछ 184 रुपीज मिलते हैं, जो डिडक्शन के बाद 179 रुपीज कुछ उनको मिलते हैं, ठीक है। आपका 184 रुपीज हो गए, ये आपको मिलेंगे सब्सक्वेंट पे। अगर 500 रुपए का कोई कस्टमर आता है आपसे बोलता है कि हमारे 500 रुपए एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा, तो उसमें आपको 24 रुपए मिलते हैं।